हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिल नरूलास आईएएस स्टडी सेंटर। आज हम इंडियन पॉलिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, द यूनियन। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है द यूनियन, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में गिवन है। पार्ट 5 में हम नियरली 100 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 52 से 151 तक। इस पर्टिकुलर पार्ट 5 में अंडर द यूनियन वी विल स्टडी ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ यूनियन: यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर एंड यूनियन जुडिशरी। यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम लोग आर्टिकल 52 से लेके 78 तक स्टडी करेंगे, जिसके साथ साथ हम बाद में कैग दैट इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भी बात करेंगे 148 से 151 में। देन अंडर द यूनियन लेजिस्लेचर वी हैव टू डिस्कस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म यूज़ की गई है हाउस ऑफ पीपल, एंड राज्यसभा के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देन थर्ड थिंग इज़ जुडिशरी। जुडिशरी में हम लोग यूनियन जुडिशरी में कवर करेंगे सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स कोर्ट, जिसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे हम अंडर आर्टिकल 124 से 147 तक। आज के लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा इस फर्स्ट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, दैट इज़ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करते हैं, सो पहली बात आती है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आएगा, क्या क्या कवर होता है। दैट इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 3 वी कैन टॉक अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड द फोर्थ इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के। पार्ट 5 में फर्स्ट चैप्टर में हमें ये चारों दिए हुए हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू कि जो ऑफिस ऑफ कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसको हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कवर नहीं करते, बिकॉज पार्ट 5 में दैट इज मेंशन्ड एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फ्रॉम आर्टिकल 148 टू 151। सो ये जो कैग की प्रोविजंस हैं, हम लोग इसको यूनियन एग्जीक्यूटिव में रिलेट नहीं करेंगे, वी विल रीड देम सेपरेटली। देन आज हमारा फोकस क्योंकि यूनियन एग्जीक्यूटिव के ऊपर है, सो ये हमारे आर्टिकल्स हैं कुछ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के साथ 52 से लेकर 73 तक। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलोंग विद प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 74 और 75 पे मेन फोकस रहेगा। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया में वी टॉक about one article, that is article 76, very important article, and then how government business is being conducted, उसके regarding 2 articles हैं 77 and 78. So first of all we are going to talk about the office of president. So this is very important component. ये एक पूरी लिस्ट दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की विद रिगार्ड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, starting from article 52. So you can see, so first is the president of India. It is mentioned under the constitution that there shall be a president of India. Next provisions में आगे mentioned है जो president होगा वो कौन है, he is the executive head of the union. सेंट्रल गवर्नमेंट का वो एग्जीक्यूटिव हेड है, ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन, क्योंकि हमारा ऐसा सिस्टम है कि प्रेसिडेंट की असेंट के बिना कोई भी काम हमारा कंप्लीट नहीं होता एट द लेवल ऑफ यूनियन। देन प्रेसिडेंट जब अपनी इस पावर को एक्सरसाइज करता है, वो आर्टिकल 53 में दिया है दैट ही कैन एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ हिज ओन और थ्रू सर्टेन ऑफिसर्स। फाइन, इस चीज़ के बारे में मैं आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर और क्लैरिटी दूंगी दैट व्हाट डज दिस मीन, दैट हु आर दोज ऑफिसर्स। फाइन, सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से बेसिकली जो प्रेसिडेंट है ही टेक्स हिज डिसीजन। सो डिटेल्स विल बी फॉलोड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड देन ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ये चीज़ें जो हैं ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं।
It is mentioned under the constitution that he is the supreme commander of the armed forces. Armed forces में हमारी एयर फोर्स, नेवी और डिफेंस सब कवर होते हैं. And then he is the first citizen of India because he is the head of our country. And there is a term warrant of precedence. वारंट ऑफ प्रेसिडेंस टर्म जो है उसका मतलब होता है अगर कोई गवर्नमेंट स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन में बहुत सारे डिग्निटरीज प्रेजेंट हैं, तो कौन सी सीट ऑक्यूपाई करेगा, किसको हायरार्की में ऊपर रैंक मिलेगा. सो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कम्स एट नंबर 1. क्यों नंबर 1 पे आता है? बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. सो फर्स्ट और टॉप मोस्ट सीट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाती है. Then very important thing that how we elect our president, election of president, article 54 में. So ये सारे articles आपको PM बख्शी में भी मिलेंगे. So when we talk about election of the president कि president को हम elect कैसे करते हैं, very important thing, president of India के जो elections हैं those are indirect elections. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स वो उनके पास राइट टू वोट नहीं है. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको हम इलेक्ट करते हैं लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, वो हमारे बिहाफ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू, that what is the electoral college of the president. प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या आता है, कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं. सो ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल. देन elected members of the legislative assemblies of all the states. जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उन सब में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कंपलसरी हाउस है, जिसको हम सिंपल टर्म्स में विधानसभा भी बोलते हैं. सो उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. इस पर्टिकुलर प्रोविज़न को 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अमेंड किया गया था कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं उसमें जो स्टेट के सारी पार्टिसिपेशन हो सकती है, वहाँ पर 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से NCT ऑफ दिल्ली एंड UT ऑफ पुडुचेरी वर एडेड, क्योंकि ये दो ऐसी UTs हैं जिनका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है. एंड रिसेंटली ऑल ऑफ यू नो कि जम्मू एंड कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली बन सकती है. सो 2019 की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद इवन जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स भी प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनाए गए. सो दिस इज़ द इलेक्टोरल कॉलेज. कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन नहीं आएगा. नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, देन नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. नाउ देयर आर नो मोर नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल एज द लोकसभा. सो इसके अलावा ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो भी स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, दोनों हाउसेज हैं, उन स्टेट्स के स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के मेंबर भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. देन इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम है. हाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज चूजन, क्या सिस्टम है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. सो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है कि हमने एक ही राउंड तो वोटिंग का करवाना है. जब वोटिंग का एक राउंड होगा, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं तो इलेक्टोरेट अपनी वोट उनको प्रेफरेंस के बेसिस पे देगा. बिकॉज प्रेसिडेंट में विनर किसको बोलते हैं? जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी, मिनिमम मोर देन 50% ऑफ द वोट्स. सो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स में क्या फ़ायदा रहता है?
1 राउंड ऑफ वोटिंग एंड विद मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंटिंग हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का कैंडिडेट मिल जाएगा एंड दैट पर्सन विल बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड द बैलेट इज सीक्रेट, ओपन बैलेट नहीं है, सीक्रेट बैलेट है, बिकॉज वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी वाइल यूजिंग राइट टू वोट। देन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला है गिवन, इलेक्टोरल कोटा मीन्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जितनी भी वैलिड वोट्स पड़ेंगी, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स इट शुड बी नॉट लेस देन 50% ऑफ 50% से ये कम नहीं होना चाहिए। सो दिस इज हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। फाइन। इसके साथ साथ हमारे पास एक चीज़ दी गई है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जब हम एमपीज़ की पार्टिसिपेशन करवाते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए अमंग द स्टेट्स। जब हम स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। उस यूनिफॉर्मिटी को अचीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 55 में 2 फार्मूलाज दिए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट divided by total number of elected members of the state legislative assembly multiplied by 1/1000. This number you need to keep in mind into 1/1000. So population क्या है उस पर्टिकुलर स्टेट की और उस स्टेट से कितने MLAs इलेक्ट किए जाते हैं। फाइन। देन टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी एट द लेवल ऑफ द पार्लियामेंट, उसके लिए क्या है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MP। सो जितनी वैल्यू हम सारी स्टेट के MLA की कैलकुलेट करेंगे उस नंबर को टोटल कर लेंगे। टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA ऑफ ऑल द स्टेट, हर स्टेट की कैलकुलेट की, फॉर एग्जांपल यूपी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, 28 स्टेट प्लस 3 UTs की कैलकुलेट करके सबको टोटल कर लेंगे। वो टोटल नंबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दैट विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज़ राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल दैट इज़ लोकसभा में जितना टोटल दोनों का ऐड करके MPs का नंबर आएगा वो नंबर हम यहाँ पे ले लेंगे। सो दीज 2 फार्मूलाज आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू। देन यहाँ पर हम जो टर्म बात कर रहे हैं पॉपुलेशन, कौन से सेंसस की पॉपुलेशन हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। सो इट इज़ मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल 55 ओनली कि जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन का मतलब है कि हमें हर जो पिछला सेंसस, रीसेंट सेंसस हुआ होता है उसके अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन सेंसस फिगर्स यूज़ करनी होती हैं। आप सबको पता है हमारे देश में हर 10 साल के बाद सेंसस कंडक्ट किया जाता है। सो सिस्टमेटिकली हर पिछले सेंसस की हमें फिगर्स यूज़ करनी चाहिए। बट क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ कर गई, सरकार ने फैमिली प्लानिंग मेथड पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए काफ़ी एफ़र्ट्स किए। सो उन एफ़र्ट्स को कंटिन्यू करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग 1976 में पार्लियामेंट ने क्या किया कि ये जो हमारा सेंसस को यूज़ करने वाला मेथड था, डीलिमिटेशन का जो मेथड था, उसको फ्रीज़ कर दिया। 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुई थी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, उससे हमने कहा कि हम 1971 सेंसस फिगर्स को ही यूज़ करेंगे टिल ईयर 2000 के बाद जब हम अगला सेंसस करेंगे फिर हम इसको चेंज करेंगे। बट पार्लियामेंट अगेन अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 84th अमेंडमेंट, ईजी टू कीप इन माइंड, 42nd का डबल ही है 84। सो 84th अमेंडमेंट से हमने फर्दर 1971 सेंसस का ही यूज़ कंटिन्यू किया है टिल ईयर 2026। इट इज़ बीइंग सेड कि 2026 के बाद जब हमारा नेक्स्ट सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंगली व्हाट वी विल डू, हम फिर देखेंगे कि हमने अब डीलिमिटेशन करनी है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, मींस लोकसभा या विधानसभा में हमने सीट्स को ऑल्टर करना है या नहीं करना है। Till that time 1971 census figures are being used everywhere in the constitution, यहाँ भी हम population की बात करते हैं। So this is the whole process of election of President of India. Then
Another important thing is there could be a possibility कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं तो कोई डिस्प्यूट हो जाए उसमें. So all the disputes related to the election of president can be heard only by the Supreme Court of India. प्रेसिडेंट के इलेक्शन के डिस्प्यूट के बारे में सिर्फ और सिर्फ मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है. दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, जैसे मैंने आपको इलेक्टोरल कॉलेज बताया अभी, अगर बाय चांस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कोई वैकेंसी हो, कोई पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व हुई हो, या कुछ ज़्यादा वैकेंसीज हों किसी स्टेट लेजिस्लेचर में, तो उस केस से, उस रीज़न की वजह से प्रेसिडेंट के इलेक्शन को डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता. फाइन. देन नेक्स्ट इज हु कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मीन्स क्वालिफिकेशंस क्या हैं. क्वालिफिकेशंस भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 में गिवन हैं. द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज नॉट लेस देन 35 years. Important thing to keep in mind always. Then qualified for election as a member of the House of People, कि वो eligible हो कि वो लोकसभा का member बन सकता है. Then he shall not hold any office of profit. Then next important thing is, जब किसी भी particular president के election होते हैं उससे पहले nomination papers फाइल किए जाते हैं. जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए जाते हैं उसके टाइम पे सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई जाती है 15,000 रुपीज़. 15,000 रुपीज़ आर डिपॉजिटेड विद द RBI, जो फोरफेट हो जाएगी अगर इलेक्शंस के बाद कैंडिडेट के पास टोटल 1/6 वोट्स भी नहीं आई आउट ऑफ द टोटल पोल्ड वोट्स. फाइन. देन अनदर थिंग इज, प्रेसिडेंट को सैलरी क्या दी जाती है. प्रेसिडेंट की सैलरी है ₹5 lakh पर मंथ, एंड अदर पर्क्स एंड इमोल्यूमेंट्स आर ऑल्सो गिवन बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. एंड देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हु गिव्स ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड ओथ बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मीन्स द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. बाई चांस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल ना हो, इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एंड प्रेसिडेंट की ओथ में हम बात करते हैं टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज दैट व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की जो टर्म है दैट इज 5 years, फिक्स टर्म ऑफ 5 years. अगर किसी भी रीज़न से बाई चांस ऑफिस खाली ना हो तब वो 5 साल के लिए ऑफिस में रह सकता है. और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती है कि प्रेसिडेंट के 5 साल की टर्म कंप्लीट होने से पहले नया कैंडिडेट के लिए इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि प्रेसिडेंट की जैसे ही 5 साल की टर्म कंप्लीट होगी द न्यू पर्सन कैन ऑक्यूपाई द ऑफिस इन प्लेस ऑफ दैट. बट बाई चांस इलेक्शन किसी भी रीज़न से थोड़े बहुत डिले हो जाते हैं, प्रेसिडेंट विल कंटिन्यू इन हिज और हर ऑफिस. देन इफ प्रेसिडेंट वॉन्ट्स टू रिज़ाइन, ही कैन रिज़ाइन by addressing the letter to the Vice President of India. वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट अपनी रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस करेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू. बट एड्रेस वो वाइस प्रेसिडेंट को करेगा, बट कम्युनिकेट करेगा थ्रू स्पीकर ऑफ द लोकसभा, थ्रू स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल. देन अगर किसी भी वजह से प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती है एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड. एंड इट इज़ गिवन अंडर द केस ऑफ प्रेसिडेंट कि इलेक्शन मस्ट नॉट बी कंडक्टेड लेटर देन 6 months. सो 6 महीने के अंदर अंदर उस वैकेंसी को फिल करना ज़रूरी है. और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी हो जाती है तो उस टाइम पे ऑफिस खाली नहीं रहता. वैकेंसी किस वजह से हो सकती है? इलनेस की वजह से हो सकती है, डेथ की वजह से हो सकती है, रेजिग्नेशन की वजह से हो सकती है, या प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट हो जाए तो हो सकती है. सो किसी भी केस से अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी होती है, इट इज़ मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम. क्योंकि हम प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली नहीं रख सकते. ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन.
सो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सारे जो भी इमोल्यूमेंट्स हैं, पर्क्स हैं, इम्यूनिटीज़ हैं, ही विल एंजॉय ड्यूरिंग दैट टेन्योर एज द प्रेसिडेंट। देन कई बार हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट भी ना प्रेजेंट हो, जब वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी वेकेंट हो, जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट है। सो इट इज़ मेंशन्ड दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट, एंड if chief justice is also not present, then who will act as the president? Then senior most judge of the Supreme Court will act as the president of India. So ये चीज़ आपको शो करती है कि हम प्रेसिडेंट के ऑफिस को खाली नहीं रख सकते। एक हायरार्की बना रखी है हमने, प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वैकेंसी मस्ट बी फिल्ड विद इन 6 months। अब हमने बात की दैट वैकेंसी कैन बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म यूज़ की गई है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके लिए पूरा एक हमें प्रोसेस गिवन है अंडर आर्टिकल 61, अगेन एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, under which that how president of India can be removed through this impeachment procedure। इसमें एक ही ग्राउंड मेंशन की गई है कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कब हो सकती है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ये टर्म उसमें डिफाइन नहीं की गई। देन कैसे ये इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा? सो दिस इज़ अप टू द लेवल ऑफ पार्लियामेंट ओनली। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इसे इनिशिएट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ ए रेजोल्यूशन in either house, either in लोक सभा और in राज्य सभा। जब रेजोल्यूशन मूव करना है, रेजोल्यूशन को प्रिपेयर और मूव करने से पहले ही जिस भी हाउस में उसको इनिशिएट किया जाएगा, उस हाउस के कम से कम 1/4 मेंबर उस रेजोल्यूशन को साइन करेंगे। रेजोल्यूशन को सिर्फ मूव करने के लिए 1/4 मेंबर विल साइन। जब रेजोल्यूशन प्रिपेयर हो जाए, देन a 14 days advance notice will be given to the president। जब वो 14 दिन का नोटिस कंप्लीट हो जाता है, then that resolution will be moved in the initiating house, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा जिसमें भी इनिशिएट हुआ है। उस हाउस में डिस्कशन होने के बाद अगर वो रेजोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, विच इज़ majority of not less than 2/3 of the total membership of the house। Fine, majority of not less than 2/3 of the total membership of the house in which it was initiated। So this is one of the toughest majority to impeach the president of India। अगर फर्स्ट हाउस में ये इस मेजॉरिटी से पास हो जाए, then it will go to the second house। जो सेकेंड हाउस होता है that will act as an investigating house। यहाँ पे चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। फाइन, देन इन्वेस्टिगेट करने के टाइम पे इवन प्रेसिडेंट को भी एक चांस दिया जाएगा टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। देन अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद सब इन्वेस्टिगेशन हो गई, फिर दूसरा हाउस भी रेजोल्यूशन को सेम मेजॉरिटी से ही पास कर देता है। मीन्स टोटल नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। सो अगर दूसरे हाउस में भी पास हो जाता है, इट मीन्स प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो चार्जेस थे वो सस्टेन हो गए हैं, वो प्रूव हो गए हैं। अब प्रेसिडेंट को इमीडिएटली अपना ऑफिस वकेट करना पड़ेगा। फाइन, सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस से आज तक हमारा कोई भी जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव नहीं हुआ है। फाइन, देन अनदर थिंग, इस पर्टिकुलर इम्पीचमेंट प्रोसेस में ना तो वायलेशन टर्म को एक्सप्लेन किया गया है। अनदर थिंग, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, इम्पीच करने के लिए इलेक्टेड मेंबर्स का कोई रोल नहीं है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर पार्लियामेंट के पार्टिसिपेट नहीं करते, बट प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट में पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फाइन, सो ये कुछ लूप होल्स हैं प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट प्रोसेस के। सो
this is how the President of India can be removed. Now we can talk about that what are the various powers of the President. क्या President को कुछ important privilege या immunities provide की गई हैं? So before the powers of the President, I'll just tell you one important thing. Certain privilege and immunities are provided to the President of India that are not mentioned under Part 5 of the Constitution. Those are mentioned under Article 361 of the Constitution. Article 361 में mentioned हैं कुछ immunities. Means सबसे पहली कि President जो भी अपने टेन्योर में काम करेगा, ही इज़ नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट. कोई भी लीगल एक्शन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द वर्क ही इज़ डूइंग और ही हैज़ डन. देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज ड्यूरिंग द होल टर्म ऑफ हिज ऑफिस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं कर सकते. देन with regard to the civil proceedings, those can also not be initiated. Those can be later on initiated, but a 2-month notice is must. Only after serving a 2-month notice to the President, civil proceedings can be initiated against the President of India. So ये कुछ power और privilege हैं President Office के under Article 361. Now, what are the various powers enjoyed by the President of India? हमने beginning में कहा that President is the executive head of the Union. So it means President executive head है तो he is doing so many work. So अलग अलग power हैं जिसमें first type of power हम कहते हैं administrative power, जिसको हम executive power भी कह सकते हैं, administrative power भी कह सकते हैं. इसका मतलब है प्रेसिडेंट किस तरीके से सिस्टम को एडमिनिस्टर करता है थ्रू वेरियस अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल. अलग अलग ऑफिसेस के लिए अलग अलग लोगों को रिक्रूट किया जाता है. सो प्रेसिडेंट्स पावर टू अपॉइंट सर्टेन ऑफिसर्स एंड प्रेसिडेंट पावर टू रिमूव सर्टेन ऑफिसर्स फॉल अंडर दैट. एंड दिस इज़ अ नॉर्मल रूल कि प्रेसिडेंट जिन जिन लोगों की अपॉइंटमेंट करता है, जिन जिन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करता है, उनको रिमूव करने का राइट भी प्रेसिडेंट के पास ही है. सो प्रेसिडेंट किन की अपॉइंटमेंट करता है? ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, members of Union Public Service Commission, that is UPSC, and then members of the Election Commission of India, members of the or chairman of different commissions related to scheduled caste, scheduled tribe, backward classes. So all these appointments are being done by the president. और इनका जो रिमूवल है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है. There is one very important thing to keep in mind. जो मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की हम बात करें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज ऑफ अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट तो उनके रिस्पेक्टिव गवर्नर करते हैं, उन स्टेट्स के गवर्नर करते हैं. बट हर लेवल के पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस है, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, या फिर वो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इन सब के मेंबर्स को इंक्लूडिंग चेयरमैन को रिमूव करने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है. सो प्रेसिडेंट रिमूव द मेंबर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन अ रिपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू. Then the next thing is the legislative powers of the President of India. लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है प्रेसिडेंट की पार्लियामेंट के विद रिस्पेक्ट क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या काम हैं. सो हम लोग जब पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे, देन यू विल कम टू नो द डिफरेंट रोल ऑफ द प्रेसिडेंट एट द डिफरेंट प्लेसेस, जिसमें हम कहते हैं लाइक प्रेसिडेंट की पावर है मेंबर्स को नॉमिनेट करने की, प्रेसिडेंट के पास पावर है हाउसेस को एड्रेस करने की, प्रेसिडेंट के पास पावर है कुछ इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने रखने की. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट की अंडर द लेजिस्लेटिव पावर, दैट इज़ कोई भी बिल किसी भी लेवल का एक्ट नहीं बन सकता जब तक उसको प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिल जाती.
सो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट में देयर इज़ वन आर्टिकल अंडर पार्ट 5 ओनली जो हमारे यूनियन लेजिस्लेचर में कवर होता है, आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 में हम बात करते हैं असेंट टू द डिफरेंट बिल्स बाय द प्रेसिडेंट, कि जब प्रेसिडेंट के पास दोनों हाउसेस से बिल पास होके आता है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है। फाइन, देन हमारे पास कुछ वीटो पावर्स भी हैं कि प्रेसिडेंट के पास जब बिल साइन होने के लिए आता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या प्रेसिडेंट उस बिल को साइन करेगा या उनको विदहोल्ड भी कर सकता है। सो दीज थिंग्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 111 में क्या है, 3 तरीके की ऑप्शंस दी गई हैं कि जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा ही मे गिव हिज असेंट, वो बिल को साइन कर देगा और बिल एक्ट बन जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ही मे विदहोल्ड हिज असेंट, कि वो उसके ऊपर असेंट ना दे, कोई रिप्लाई बैक ना करे, तो वो बिल वैसे ही प्रेसिडेंट के टेबल पे पड़ा रहेगा, पेंडिंग रहेगा। देन द थर्ड इज कि प्रेसिडेंट बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे पार्लियामेंट की। सो प्रेसिडेंट जब रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा तो बिल अगर रिकंसिडरेशन के बाद प्रेसिडेंट के पास वापस आ जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, ही हैज़ टू साइन दैट पर्टिकुलर बिल। फाइन, सो ये जो रिकंसिडरेशन की प्रोविजन है दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 111 कि ये जो रिकंसिडरेशन वाला केस है ये मनी बिल्स के केस में यूज़ नहीं कर सकते। फाइन, सो व्हाट आर मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे अंडर द domain of parliament. Then what is this term veto power? So veto powers are related to this assent to the bills only. 3 तरीके की veto power की हम बात करते हैं जिसके अंडर हमारे पास आती है absolute veto power, suspensive and pocket veto. ये जो टर्म veto power है ये veto टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, ये हम लोग अमेरिका से यूज़ करते हैं टर्म, और हम लोग पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर वाला जो सारा सिस्टम है ये हम ब्रिटेन से अडॉप्ट किया हुआ है। सो वीटो टर्म जो हैं ये अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं। सो अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम वी हैव यूज दीज 3 टर्म फॉर द प्रेसिडेंट। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है विद होल्डिंग द असेंट टू द बिल, कि बिल को अपनी साइन नहीं देने, विद होल्ड कर लेना। सो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है जो आर्टिकल 111 में दी हुई है सेकंड कंडीशन। देन सस्पेंसिव वीटो इज द थर्ड कंडीशन अंडर आर्टिकल 111, रिटर्निंग द बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। सो दिस इज मेंशन बट इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट व्हेन रिसीव्ड अगेन, एंड दिस इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ मनी बिल। सो ये आर्टिकल 111 वाली टर्म्स हैं जिनके लिए हमने वीटो पावर्स भी टर्म यूज़ की हुई है। एंड द लास्ट वन इज़ द पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है ना तो विदहोल्ड करना ना रिकंसिडरेशन, मीन्स मियरली डिले करते रहना इन गिविंग असेंट टू द बिल, मियरली डिले, नथिंग एल्स। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, ये जो तीनों तरह की वीटो पावर है ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में यूज़ नहीं करते सिंस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 से ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज असेंट टू द बिल। आर्टिकल 111 की फर्स्ट प्रोविजन, प्रेसिडेंट किसी भी तरीके की वीटो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। सो ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐड कर दिया है। एंड बाय कन्वेंशन, मीन्स कन्वेंशन का मतलब होता है कोई एक ऐसा सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है बट हम उसको काफ़ी सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। सो बाय कन्वेंशन व्हाट इज़ देयर, हम कहते हैं कि मनी बिल के केस में भी प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज असेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल में फ़र्क ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 71 में ऐड ऑन कर दिया, बट मनी बिल के केस में दिस इज़ नॉट मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन येट, बट इट इज़ अ कन्वेंशन। बट प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज असेंट टू द मनी बिल एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देन प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर में ही
नेक्स्ट बात आती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट्स पावर टू लेजिस्लेट, प्रेसिडेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। यस, दिस पावर इज ऑल्सो गिवन अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू कीप इन माइंड, आर्टिकल 123। जब हमारे पार्लियामेंट के हाउस सेशन में नहीं होते, कोई भी बिल को पास करने के लिए पार्लियामेंट के हाउस सेशन में होने चाहिए। जब एक हाउस या दोनों हाउस सेशन में ना हो, प्रेसिडेंट इज empowered टू promulgate ordinance when either or both houses are not in session। जब एक हाउस या दोनों हाउस सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है। कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए देन प्रेसिडेंट कैन डू सो। बट जैसे ही पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं वो रीअसेंबल होंगे, उसके बाद उन ऑर्डिनेंस को दोनों हाउसेज के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज विदिन 6 वीक्स। रीअसेंबल होने के बाद ऑर्डिनेंस को हाउसेस के सामने रखा जाएगा और दोनों हाउसेस को चाहिए कि वो 6 वीक्स के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव कर दें। अगर 6 वीक्स के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से वो ऑर्डिनेंस अप्रूव नहीं होती देन इट विल लैप्स, ख़त्म हो जाएगी वो ऑर्डिनेंस विद इमीडिएट इफेक्ट। सो इसलिए एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ क्या हो सकती है? अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू, 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। ये 6 मंथ टर्म कहाँ से आई? 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम टाइम गैप जो है वो 6 महीने का हो सकता है, तो हम उस चीज़ को लेके चल रहे हैं और 6 वीक्स का टाइम हम पास करने के लिए दे रहे हैं, तो मैक्सिमम लाइफ हो सकती है अगर वो पास ना हो तो 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। देन प्रेसिडेंट में ऑल्सो विदड्रॉ द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, कभी भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को विदड्रॉ भी कर सकता है। ऑर्डिनेंस हैज़ द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जब ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट की जाती है तो वो इक्विवेलेंट टू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ही होती है। फाइन, सो दिस इज important thing regarding the legislative power of the president, ordinance making power. Next comes that what are the various judicial powers of the president of India. जुडिशियल पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट की बहुत इंपॉर्टेंट पावर हैं विच आर मेंशन अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट के पास 5 तरीके की जुडिशियल पावर्स हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी जुडिशियल पावर्स को पार्डनिंग पावर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्डन पावर। हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्डन पावर किस में हो सकती है? डेथ सेंटेंस के केस में। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोवाइड पार्डन इवन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, इन केस ऑफ कोर्ट मार्शियल एज वेल। सो पार्डन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट एब्जॉल्विंग मीन्स हर पूरे तरीके की बंदे की जो भी पनिशमेंट है, जो भी उसकी सेंटेंस सज़ा थी, उसको पूरे का पूरा ख़त्म कर देना। पार्डन का मतलब होता है पूरे का पूरा माफ़ कर देना। सो ये 5 की 5 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्री में कई बार मैचिंग कॉलम में भी पूछ लेते हैं, ये भी पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली मैच्ड। सो आपको ये 5 टर्म के मीनिंग पता होने चाहिए। सो पार्डन इज कंप्लीटली एब्जॉल्विंग द सेंटेंस। रिप्राइव टर्म का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी सस्पेंशन। आपकी सेंटेंस जो आपको मिली गई है कोर्ट के द्वारा उसको टेम्परेरी टाइम के लिए सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट कंसीडर कर रहा है कि आपकी सेंटेंस को पार्डन किया जा सकता है, कम्यूट किया जा सकता है या कुछ और काम भी किया जा सकता है। सो एट दैट टाइम दिस इज बीइंग यूज्ड, रिप्राइव, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। देन रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है आपकी सेंटेंस को रिड्यूस कर देना, जो आपको सज़ा मिली है उसको कम करना। क्यों कम करना? कुछ स्पेशल ग्राउंड्स हैं। फीमेल के केस में हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी कुड बी वन रीज़न। इन ऑल टाइप ऑफ सिटीजन्स वी कैन टॉक अबाउट हेल्थ ग्राउंड्स और वी कैन से सीनियर सिटीजन, ओल्ड एज। सो इन क्राइटेरिया पे किसी की सेंटेंस को कम किया जा सकता है ऑन सर्टेन स्पेशल ग्राउंड्स। देन रिमिशन इज कि आपकी सज़ा को नेचर नहीं चेंज होगी। आपको 14 साल की सज़ा मिली थी उसको कम करके 10 साल की कर दिया, आपको 10 साल की मिली थी उसको कम करके 7 साल कर दिया।
reducing the amount of sentence without changing the nature of character. फाइन. सो रिस्पाइट में सेंटेंस को रिड्यूस करते हैं, नेचर भी चेंज हो सकती है क्योंकि स्पेशल ग्राउंड्स पे कर रहे हैं, बट रिमिशन में नेचर चेंज नहीं होगी. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज कॉम्यूटेशन. कॉम्यूटेशन का मतलब होता है एक तरह की सज़ा को बदल के दूसरे तरह की सज़ा कर देना, सब्सटीट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल किसी को डेथ सेंटेंस मिली हुई थी, उसके डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया हो. सो दीज आर द 5 टाइप ऑफ judicial powers enjoyed by the President of India. Fine. So these are very important from point of view. Then next are the emergency powers of the President. Emergency powers of the President में हम लोग बात करते हैं 3 तरह की इमरजेंसी. कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में मेंशन किए गए हैं 3 तरीके की इमरजेंसी. आर्टिकल 352, 356 and 360, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आज हम इनकी डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि किसी भी लेवल की इमरजेंसी को लगाना, कौन उसको लगाएगा, कौन उसको ख़त्म करेगा, हर तरीके की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है. आर्टिकल 352 जस्ट फॉर योर नॉलेज इज़ नेशनल इमरजेंसी. सिंपल टर्म्स में हम इसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म यूज़ की गई है प्रोक्लमेशन ऑफ इमरजेंसी. प्रोक्लमेशन ऑफ इमरजेंसी मीन्स कि देश पे या तो वॉर की वजह से खतरा हो गया है, या एक्सटर्नल अग्रेशन, या फिर आर्म्ड रेबिलियन की वजह से. तो इंटरनल और एक्सटर्नल एनीथिंग कुड बी देयर. देन आर्टिकल 356 टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट रूल. प्रेसिडेंट रूल इन अ पर्टिकुलर स्टेट. कल को किसी पर्टिकुलर स्टेट में काम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल डाउन हो जाए, तो उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है. एंड द थर्ड टर्म इज फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360. सो फाइनेंशियल इमरजेंसी मीन्स हमारे देश के ऊपर कर्जे बहुत बढ़ गए हैं, बट हमारे पास उतना पैसा नहीं है. ऐसी सिचुएशन आनी भी नहीं चाहिए. एंड दिस फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ नेवर बीन इम्पोज्ड इन आवर कंट्री. फाइन. सो ये तीनों तरह की इमरजेंसी डिटेल्ड प्रोविजंस विल डू इन अनदर लेक्चर, बट ऑल दीज आर बीइंग इम्पोज्ड एंड रिवोक्ड बोथ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो ये हैं हमारे प्रेसिडेंट की इम्पॉर्टेंट पावर्स. देन इसके अलावा another thing I have told you in the beginning that President of India is the supreme commander of the armed forces. So कोई भी war declare करनी है, peace declare होनी है, वो सब कुछ President of India के नाम पे ही declare की जाती हैं. So friends, this is all about the first part of the Union Executive, that is the President of India. Next lecture में हम लोग Union Executive को conclude करेंगे. Thank you so much.